कि भाई अगर आप भारत में रहते हो तो भारत सरकार तो आपको कोई टाइटल देने वाली नहीं। भारत सरकार, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर residing in here, तो no title shall be conferred by the state except the military and academic distinction। तो पहला कहते हैं कि कोई भी टाइटल कंफर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 में चार बातें हैं। आर्टिकल नंबर 18, तो आर्टिकल नंबर 18 में चार बातें हैं। पहला बोलिए कि नो टाइटल not being military or academic distinction shall be conferred by state। भाई राज्य आपको कोई टाइटल नहीं देगा, भारत आपको कोई टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट दी मिलिट्री एंड एकेडमिक। तभी वो कहते हैं कि साहब ये जो अवार्ड्स वगैरह हैं, बोले अवार्ड कोई टाइटल थोड़ी होता है। अवार्ड्स जो होते हैं they are not included, awards are not included in, बोलिए very good, awards are not included in title। the case is Balaji Raghavan, citation बोलिए 1996। बालाजी राघवन के मामले में कहा गया कि ये जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं ये कोई टाइटल नहीं होते। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आप आते हैं तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप बाहर के किसी स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ही नहीं। बोले राष्ट्रपति से पूछ के ले लें, बोले ना, किसी से पूछ के नहीं, राष्ट्रपति कह भी देंगे तो भी आप कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब आगे बढ़िएगा तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि आप भारत के नहीं हैं और आप भारत में एम्प्लॉयड हैं, कहते हैं कि यदि आप भारत में नहीं हैं, भारत के नहीं हैं बट स्टिल यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कंट्री, तो आप किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं लेंगे विदाउट द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अंतिम में कहते हैं कि लास्ट वाला पॉइंट क्या था? हाँ, कि यदि कोई व्यक्ति भारत में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो किसी फॉरेन नेशन से कोई गिफ्ट, इमोल्यूमेंट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये फ्रीडम का एक पोर्शन खत्म होता है जिसको आप बोलते हो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक, है ना। फंडामेंटल राइट में हमने आपको कई सारी बातें बताई थी, कई हिस्से हैं इसके। फिलहाल हम शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। आर्टिकल नंबर 19 इज राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 जो है दिस इज राइट टू फ्रीडम। 19 से लेके ये चलता है आपका राइट टू फ्रीडम। ये चलता है आपका आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक। आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक। तो आर्टिकल नंबर 19 क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहला है आपका दैट इज आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पहला है। 20 में आते हैं तो 20 की हेडिंग है प्रोटेक्शन in respect of conviction from offenses। This is article number 20। article number 21 is right to life and personal liberty। और आर्टिकल नंबर 22 है आपका, क्या नाम है इसका? अच्छा हाँ, 21A एजुकेशन। 21A एजुकेशन, ये वही है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
पक्का? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 है ना? चलो, और लास्ट में 22 है, क्या नाम है इसका? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, याद रहे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 का हेडिंग है प्रोटेक्शन रिगार्डिंग, आर्टिकल नंबर 19 का हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो किस किस चीज की फ्रीडम है, किस किस चीज की फ्रीडम के बारे में डिस्कस करता है? तो तीन चार प्रकार की फ्रीडम यहाँ पर डिस्कस की गई है, 6 प्रकार की, टोटल 6 तरह के फ्रीडम है हमारे पास। सबसे पहला फ्रीडम है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पहला 19(1)(a), द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब स्पीच तो सब समझते हैं, स्पीच तो बोल के, दिस इज स्पीच। व्हाट इज एक्सप्रेशन? what is included in expression? वैसे तो स्पीच भी एक्सप्रेशन पे शामिल है, पर एक्सप्रेशन इज अ वाइड कॉनोटेशन। एक्सप्रेशन में क्या क्या शामिल है? तो एक्सप्रेशन में शामिल है राइटिंग, एक्सप्रेशन में शामिल है कैरिकेचर, एक्सप्रेशन में शामिल है पेंटिंग, एक्सप्रेशन में शामिल है सिंबल, एक्सप्रेशन में शामिल है मोशन पिक्चर एक्सेट्रा। ये समझ रहा है? ये जो सब मोड है, ये जो सब चीजें हैं, पिक्चर के थ्रू कुछ बताया जा रहा है। जैसे बोले ये देशभक्ति की पिक्चर है, ये करप्शन की मूवी है, ये इस पे बेस्ड है, ये इस पे बेस्ड है। तो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग? दे आर एक्सप्रेसिंग। तो ये सब क्या है? मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। तो कहते हैं कि आपके पास स्पीच का फ्रीडम होगा और आपके पास एक्सप्रेशन का फ्रीडम होगा। बोल के एक्सप्रेस करो या फिर किसी दूसरे तरीके से लिख के करो, दूसरे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करो। अब कहते हैं फ्रीडम का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्रीडम का मतलब ये है कि देश आपको रोकेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको लिबर्टी देता है कि आप अपनी बात कहो। अब ऐसा नहीं करेगा कि जरा सी बात में आपने कोई बात कही तो उन्होंने आपके ऊपर सेडिशन लगा दिया, या फिर उन्होंने आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए। आपने कुछ कहा, उन्होंने आपके ऊपर लिबल, स्लैंडर, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, 8 बातें लिखी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, कल लिखवाई थी हमने आपको। बोले कि ये तो इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, यूनिटी के अगेंस्ट है, डिसेंसी मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो बोले विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है? अब कोई व्यक्ति बोलते हैं, जैसे अभी ये कुणाल कामरा का एक मामला चल रहा था काफी समय से, कि उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया, ठीक है? कई लोगों के ऊपर कैरिकेचर बनाने को लगा है, कैरिकेचर बनाने को लेकर आपत्ति दी गई है कि आप उनके ऊपर फिर वो यूएपी लगा देते हैं। पेंटिंग के विषय में हम ज्यादा मामले तो नहीं जानते, पर पहले ऐसे पेंटिंग आती थी ना कि मनमोहन सिंह भागे जा रहे हैं, सोनिया गांधी भागी जा रही हैं, या ऐसे कुछ बना कैरिकेचर टाइप के पेंटिंग में। यहाँ पर तो कोई खास मामला हमको ध्यान नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट में एक मामला पढ़ा जाता था, ब्यूटी एंड बीस्ट, इसको कहते थे रोबस्ट दुरुस्त। क्या मामला लिखा था हमने, किसी को याद है? ब्यूटी एंड बीस्ट ने इसका नाम लिखवाया था हमने आपको, दुरुस्त। Okay, fine. As of now, I don't remember the case. Leave that. मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर में सत्यम शिवम सुंदरम, और एक पिक्चर थी के अब्बास, हाँ ठीक है, वो सेंसरशिप पे था। एक पिक्चर थी दी बैंडिट क्वीन, दी बैंडिट क्वीन। इस मूवी में दिखाया गया था कि द वुमेन, देयर वाज अ वुमन, इट्स अ स्टोरी एज टू फूलन देवी, और इस मूवी में दिखाया गया था कि शी वाज रेप्ड बाय द विलेजर्स एंड देन बाय द गैंग ऑफ डकैट्स, एंड देन शी पार्टिसिपेटेड इन द गैंग ऑफ डकैट्स, एंड फिर कुछ कुछ हुआ। और एक इसमें सबसे जो ब्रूटल कहानी है, वो कुछ कुएं से पानी भरने की कहानी है कि she was undressed and then she was compelled to fetch water from this well in front of all the villagers, etc. and etc. Although then the later women established to become the minister itself, so that is a thing of pride है। तो ये मूवी बनाई गई थी और ये मूवी में बड़े ऑब्जेक्शन आए। हालांकि ये जो के अब्बास वाला मामला है, के अब्बास वाले मामले में डिस्कस किया था कि ये जो आप यू ए और ए ऐसे ही होता है ना, एक और है नहीं,
यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एडल्ट और एडल्ट, ठीक है, नहीं इसका ये फुल फॉर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म है अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है एडल्ट, है ना। पहले हम भी सोचते थे कि यू मतलब यूनिवर्सल, सब लोग देखेंगे, यस, but I haven't seen a certificate like S. ओके वेल, आज हम जाके ये सर्च करेंगे कि कौन सी पिक्चर एस सर्टिफिकेट में आ रही है। फिलहाल आप लोग ये दो देख लो, रिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन। दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, दिस इज एडल्ट एग्जीबिशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये बात कही गई थी के ए अब्बास के मामले में, के ए अब्बास, के ए अब्बास के मामले में इसमें बताया गया था कि अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन और रिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन क्या होता है। एक सेकंड, citation K Abbas versus Union of India 1971, K Abbas versus Union of India, K Abbas versus Union of India 1971। ये दो तीन और मूवीज पे आपत्ति थी, एक जय संतोषी माँ करके एक पिक्चर थी, उसकी कुछ उसमें कुछ कहा गया था कि ऐसे संतोषी माँ का ऐसा डिपिक्शन जो है वो वल्गर है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए तो के अब्बास में कभी आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ था, तो के अब्बास में ये हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मूवीज का ये जो क्लासिफिकेशन है अनरिस्ट्रिक्टेड और एडल्ट ओनली, ये क्लासिफिकेशन वैलिड है, बस आप इतना नोट कर लेना के अब्बास के मामले में। चलिए तो ये पहली फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच मतलब आप समझते हैं बोलना, पर ये जो फ्रीडम है आपकी, दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में हमने आपको कल एक मामला लिखवाया था बेशांबर, बेशांबर दयाल और आगे बेशांबर दयाल चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बेशांबर दयाल वर्सेस चंद्र मोहन, सॉरी बेशांबर दयाल चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बेशांबर बेशांबर दयाल चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द केस ऑफ 1982, the case of 1982, the reasonable restriction was discussed, क्या डिस्कस किया था, reasonable restriction, इस मामले में reasonable restriction was discussed, remember the case, क्या मामला है, बेशांबर दयाल। तो अब हमने पूछा कि साहब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, किस चीज को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के टर्म्स में रखा जा सकता है। तो इन्होंने कहा देखिए हर बात के लिए अलग अलग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए 8 प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं। जैसे पहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगर आप देखें तो दैट इज द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये पहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कहीं आप भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। दूसरा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बाद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये भी ध्यान रखना है आपको, आप कोई बात ऐसी ना बोले जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में हो। तीसरा फ्रेंडली रिलेशन, पक्का फ्रेंडली रिलेशन विथ एनी फॉरेन नेशन, विथ एनी फॉरेन नेशन, भाई भारत के जिन लोगों के साथ शांति है, यदि आपने भारत की शांति उनके साथ भंग करने की कोशिश करी तो आईपीसी का सेक्शन लग जाता है 122। जिन लोगों से भारत की जिन लोगों से फ्रेंडली रिलेशन है, आप उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे, तो ये तीसरा रिस्ट्रिक्शन है। चौथा रिस्ट्रिक्शन है डिसेंसी एंड, अच्छा पब्लिक ऑर्डर, चौथा है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी इसी में की अलग है, अच्छा अगला है डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट अगला आता है आपका डिफामेशन, डिफामेशन, और फिर इसके बाद है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, एक और है आपका इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये 8 प्रकार की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन विशांबर दयाल चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो फ्रीडम आपको मिली है भले ही फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में है, ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। कैसी नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो आपको फ्रीडम मिली है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 आपको कितने प्रकार की फ्रीडम देता है? 6 प्रकार की। इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो 7 प्रकार की फ्रीडम अवेलेबल थी। इनिशियली देयर वर टोटल 7 freedom, but by 44th constitutional amendment clause number F has been removed। कौन से अमेंडमेंट से? by 44th constitutional by 44th constitutional amendment, याद रहे, by 44th constitutional amendment 1978, by 44th constitutional amendment 1978 क्या रिमूव कर दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। by 44th constitutional amendment 1978 the property has been removed। by 44th constitutional amendment 1978 क्या रिमूव कर दिया? 19(1)(f)। और हमारे पास अब 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स बची। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन फ्रीडम पे कोई रोक लगेगी। रोक क्या लगेगी? ये जो लिखी हुई है, रोक क्या लगेगी? ये 8 रोक लिखी हुई है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इतनी रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। ठीक है, चलिए अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन के विषय में बहुत सारे मामले आए, जैसे ब्रिजभूषण का मामला है। अब कुछ तो मामले आपने सुने होंगे, कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है। जैसे बेनेट कोलेमन सुना होगा, एक सुना होगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, नहीं सुना? हमदर्द दवाखाना सुना है? टाटा टाटा प्रेस, एक एमटीएनएल का केस है, बहुत सारे मामले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रीडम के बारे में कुछ हेडिंग डालिएगा। फ्रीडम, फॉर द हेडिंग फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम के विषय में लिखिएगा। एक सेकंड दीजिए। लिखिएगा द राइट टू फ्रीडम, द राइट टू फ्रीडम as enumerated, the right to freedom as enumerated under article 19, under article 19 are those great and basic rights, those great and basic rights which are recognized, which are recognized, which are recognized as a natural right, which are recognized as a, which are recognized as a natural right inherent in the status of a citizen, which are recognized as a natural right inherent in the status of a citizen, which are recognized as the natural right inherent in the status of a citizen।
इसके बाद लिखिएगा but none of the freedom but none of the freedom but none of the freedom is absolute but none of the freedom is absolute or uncontrolled. None of the freedom is absolute or uncontrolled. फिर लिखिएगा these freedoms these freedoms are subject to these freedoms are subject to reasonable restrictions. These freedoms are subject to reasonable restrictions as are contained as are contained from clause 2 of article 19 from clause 2 of article 19 to 19 मतलब 2 of 19 to 6 of 19 2 of 19 फिर 6 of 19 इसके बाद लिखिएगा पैरा चेंज करके the term reasonable restriction the term reasonable restriction connotes the term reasonable restriction connotes that the term reasonable restriction connotes that the limitation imposed on that the limitation that the limitation imposed that the limitation imposed on a person in the enjoyment of fundamental freedoms in the enjoyment of fundamental freedom should not be arbitrary should not be arbitrary or of an excessive nature of an excessive nature beyond what is actually required in the public interest beyond what is actually required in the public interest beyond actually what is required in the very good what is required in the public interest full stop the word reasonable requires the word reasonable requires that the restrictions must be guided by that the restrictions must be guided by intelligence the restrictions must be guided by intelligence and deliberation the restrictions must be guided by the restrictions must be guided by intelligence and deliberation full stop para change लिखेगा the freedom of speech and expression the freedom of speech and expression the freedom of speech and expression is one of the pillar the freedom of speech and expression is one of the pillar of Indian constitution very important the freedom of speech and expression is one of the pillar of the Indian constitution and and it supported the democratic structure and it supported the democratic structure full stop
The freedom of speech and expression, the freedom of speech and expression is the integral part of the freedom of speech and expression is the integral part of democracy. The freedom of speech and expression is the freedom of speech and expression is the integral part of democracy. The freedom of speech and expression is the integral part of democracy. Full stop. A healthy democracy, full stop के बाद, a healthy democracy is sustained. A healthy democracy is sustained by informing. A healthy democracy is sustained by informing and making aware the citizens of conflicting the citizens of conflicting the citizens of conflicting and different point of views and different point of views and may inroad and may inroads inroads into the freedom of speech and expression, into the freedom of speech and expression. लिखेगा the right of freedom of expression the right of freedom of expression is crucial in a democracy. Is crucial in a democracy. In order to have accountability and transparency in the government. In order to have the transparency and accountability, क्या accountability and transparency ऐसा लिखा है, हाँ ठीक है. In order to have the accountability and transparency in the government. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेगा, आगे लिखेगा वन लाइनर लिखेगा एक कि the freedom of speech under article 19A लिखेगा the freedom of speech under article 19A includes right to remain silent. The freedom of speech पैरा लिख रहे हैं आप. The freedom of speech under article 19A include right to remain silent. The freedom of speech under article 19A includes पहला right to remain silent. Right to remain silent. This is national anthem case. This is national anthem case. National anthem case 1986. 1986. National anthem case 1986. अब इस केस का एक्चुअल नाम है आई बिलीव बिजोय इमैनुअल वर्सेस BIJOE इमैनुअल वर्सेस पता नहीं क्या केरला पक्का विजय इमैनुअल वर्सेस केरला 1986. इसको कहते हैं नेशनल एंथम केस. इस मामले में कहा गया कि आर्टिकल 19(1)A में राइट टू साइलेंस शामिल है. अगला लिखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो पहला हो गया. दूसरा लिखिएगा इसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस
कई बार पूछ लिया जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस किससे निकलता है या राइट टू इंफॉर्मेशन किससे निकलता है, सब यही से। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसमें लिखिएगा पहला मामला बेनेट कोलेमन केस 1973, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसमें था पहला मामला बेनेट कोलेमन केस। बेनेट कोलेमन कोई और नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स है। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स को ध्यान से देखोगे तो वही हेडिंग में ही लिखा रहता है बेनेट कोलेमन, ठीक है। कब का है ये, क्या लिखा है 1973, बेनेट कोलेमन 1973। अब देखो ये झगड़ा क्या है, बेनेट कोलेमन केस में ये कह दिया, देखो ये आप जानते हो कि न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। ये न्यूज़पेपर वाले क्लेम करते हैं ना हमारा सबसे ज्यादा, हमारा सबसे ज्यादा, जैसे गिन तो नहीं रहे कि एक घर में फेंका चलो अब दूसरे घर में फेंका, ऐसे गिन तो नहीं रहे, कई तो समोसे चटनी में बिक रहे हैं। तो बस ये इसलिए क्लेम करते हैं कि जितना ज्यादा क्लेम करेंगे गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देगी। जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर कितने रुपए का आता है, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 3 रुपए का मान लो। और ये जो आप कॉपी खरीदने जाते हो बाजार में वो कितने की मिलती है, कॉपी खरीदते हैं ना हम लोग 40-50 रुपए की, मतलब मिनिमम ठीक ठाक कॉपी 40-50 रुपए की मिलती है। अच्छा इस अखबार में तो रंगीन छपाई भी रहती है, लिखाई भी रहती है, डिलीवरी चार्ज भी लगता है, सब कुछ होता है ना, फिर भी ये अखबार 2-3 रुपए का आता है। एक्चुअली इस न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग कॉस्ट रहती है 30-32 रुपए, कितनी, 30 से 32 रुपए। अब आपको आ रहा है ये कितने रुपए में, 3 रुपए में, यानी कि सरकार इसमें से 30 रुपए हर दिन इसमें मिला रही है। दैट इज वाई न्यूज़पेपर वाले बहुत अमीर होते हैं और ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हम ही नंबर 1 पे हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडी इनको इस पे मिलती है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, बेनेट कोलेमन के मामले में सरकार ने कहा कि अखबार जो है वो 10 पन्नों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कितने पन्नों का होना चाहिए, 10 पेजेस का, 10 पेजेस का। तो न्यूज़ तो ये आज भी कुछ नहीं देते हैं, पर इन्होंने कहा कि 10 पन्ने में न्यूज़ कैसे देंगे, न्यूज़ बहुत ज्यादा है, रंगाई पुताई भी करनी है। तो इस बात को चैलेंज कर दिया गया कि 10 पन्नों में खबर देना ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को, दैट इज फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ये मामला है बेनेट कोलेमन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ वाकई वायलेट कर रहा है, और फिर अखबार जो है वो 24 पन्नों का आने लगा। देखा है कभी कितने पन्नों का, 24। उसके साथ वो भी आता है चित्रहार और क्या रहता है वो साथ में, सप्लीमेंटल बुक्स क्या रहती है उसकी, कोई बढ़िया सा नाम बताओ, बताइए। हम लोग का जीएस कितना कमजोर है। मधुरिमा, हाँ, एक एक ऐसी मधुरिमा निहारिका, ऐसी साथ साथ में उसकी पुस्तकें आती रहती हैं। खैर, तो ये चलो, अखबार भी अलग अलग दिनों का अलग अलग भाव से आता है, किसी दिन का ग्लॉसी रहता है, किसी दिन का ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। काम की बात जो लिखते हैं वो बीच में सबसे रद्दी कागज में लिखी जाती है, काला सफेद। बाकी जो दूसरी फालतू की चीजें हैं वो हमेशा रंगीन होती है। चलो, तो ये हो गया एक। दूसरा लिखो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस लिख लो, ज्यादा मत लिखो, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। अब एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कहा गया, तीसरा मामला है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, तीसरा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। अब एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में कहा गया, देखो इसमें क्या होता था कि प्रिंटिंग के बाद भी कुछ इनकम पे यहाँ पर न्यूज़पेपर में टैक्सेस लगते थे। तो इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर का टैक्सेबल होना, दिस इज अगेन वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, दिस इज वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और न्यूज़पेपर में टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और मामला हुआ अजय गोस्वामी का, 2007 का मामला है। अजय गोस्वामी ने न्यूज़पेपर पे जो न्यूडिटी है या थोड़ी बहुत जो इधर उधर की गड़बड़ी है इस पे क्वेश्चन उठाया था। तो इस मामले में कहा गया कि सब्जेक्ट टू डिसेंसी एंड मोरालिटी,
फ्रीडम ऑफ स्पीच पे न्यूज़पेपर में जो चीजें आती हैं वो ठीक है। अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द केस ऑफ 2007, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज एन इशू। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसे इशू में आ जाती है, जैसे अभी एक एडवर्टाइजमेंट आया था, तो एडवर्टाइजमेंट किसका था, किसी ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट था, एंड आई बिलीव द एडवर्टाइजमेंट वाज लॉन्च बाय किसी बहुत बढ़िया ब्रांड का था ये, और शायद ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि सम मुस्लिम वुमेन वोर सम ज्वेलरी, तनिष्क का था, ऐसा कुछ बवाल मचा था ना कि किस क्या हुआ था उसमें, क्या सर कुछ वो रिलेटेड थी मामला से, सो एक्चुअली शी वाज मैरिड टू अ हिंदू फैमिली, मुसलमान फैमिली, बट शी बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, एंड तनिष्क की ज्वेलरी पहन के शादी हुई तो स्टेज पे हुआ था कि आप प्रमोट कर रहे हो वो जिहाद, लव जिहाद। अच्छा ओके, तो उन्होंने बोला नहीं हमने पैसे दे के खरीदे हैं, ऐसे हम प्रमोट कुछ नहीं कर रहे, नालायक लोग। टीना डावी का इसी चक्कर में तलाक हो गया। उसने सोचा कहाँ मैं लव जिहाद फैला रही हूँ, छोड़ो, एंड शी मैरिड अगेन। दिस टाइम इट्स नॉट लव जिहाद, जो भी रहा हो। तो इसमें अजय गोस्वामी के विषय में कहा था कि न्यूज़पेपर में एडल्ट न्यूज और एडल्ट चीजें हो सकती हैं, ध्यान देना। इसमें कहा गया था कि एडल्ट आर्टिकल और दूसरी कुछ एडल्ट ट्रेंड्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू, क्या लिखेंगे, यस, सब्जेक्ट टू डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब सवाल आता है कि साहब ये डिसेंसी एंड मोरालिटी क्या होती है? तो डिसेंसी और मोरालिटी तो ऐसे टर्म है जो समय समय पर बदल जाते हैं। आप कहाँ पर हो, किस समाज में हो, इसके हिसाब से डिसेंसी एंड मोरालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि यदि, समझना डिसेंसी की डेफिनेशन, डिसेंसी की डेफिनेशन समझना, कि यदि आसपास के लोगों के मन को करप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, if it is of lascivious nature or it has tendency to corrupt or influence the mind of people who are open to it, तो कहते हैं कि अब आप डिसेंट नहीं हो। बात समझ में आएगी नहीं? एक इसका पूरा अच्छा सा स्टेटमेंट है, वो हम आपको लिखवाएंगे अगर आज मिल गया तो, अदरवाइज कल, ठीक है। तो कहा गया कि ये एक एक्चुअली मामला है। कौन सा मामला था इसमें, हिकलिन टेस्ट बताया गया है एक्चुअली, डिसेंसी एंड मोरालिटी में एक टेस्ट बताया गया है, इसको कहते हैं हिकलिन्स टेस्ट, हिकलिन्स टेस्ट। और ये बताया गया, ये यहाँ पर एक मामला था अपने यहाँ पर, एक पुस्तक जिससे ये शुरू हुआ था, इसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर, लेडी चैटरलीज लवर। और इस पुस्तक को एक व्यक्ति बेच रहे थे, रंजीत उडेसी, रंजीत उडेसी, UDE उडेसी, SHI, लेडी चैटरलीज लवर इज द नेम ऑफ बुक। रंजीत उडेसी इस पुस्तक को बेच रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, महाराष्ट्र का मामला है, उनके ऊपर डिसेंसी का केस लगा दिया गया, हालांकि हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट भी कर दिया था, कन्विक्शन हो गया था इनका। अब इसमें इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि आप जो पुस्तक बेच रहे हो, यदि वो इतनी पावरफुल है कि किसी आम व्यक्ति के मन में कोई ऐसे भाव जगा सकती है, उसको, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको करप्ट कर सकती है, तो फिर ये जो बुक है ये कैसी है, या ये जो भी आप काम कर रहे हो ये डिसेंसी की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। वो हम लिखवाएंगे पूरा आपको, वो अभी मिल नहीं रहा मुझे, एक सेकंड रुको जरा लिखवाई देते हैं।
लिखे हुए the test of obscenity is the test of obscenity is the test of obscenity is whether inverted comma करके लिखिएगा whether the tendency of matter whether the tendency of matter charged as obscene whether the tendency of matter charged as obscene is is to deprave and corrupt those deprave and corrupt those whose minds deprave and corrupt those whose minds are open those whose minds are open to such immoral influences those whose minds are open to such immoral influences and into whose hand a publication of this sort a publication of this sort is likely to fall. The publication of this sort is likely to fall. Full stop. It is obscene. Full stop. It is obscene if it tends to produce. It is obscene if it tends to produce lascivious thoughts. Lascivious thoughts. If it tends to produce lascivious thoughts and arouses if it tends to produce lascivious thoughts and arouses lustful feeling and arouses lustful feeling or desire in the mind of substantial number of that public to whose hand this book this publication to whose hand this publication is likely to fall. This publication is likely to fall. ये जो टेस्ट है दिस इज ये प्रोपाउंड किया गया था आर वर्सेस हिकलिन में बहुत पुराना मामला है इसका क्लियर साइटेशन नहीं है अपने यहाँ का जो मामला है इसमें लिख लें आप रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र Ranjit D. Udesi versus State of Maharashtra. The case of 1965. The case of 1965. इनको चार्ज किया गया था इनके पास पुस्तक पाई गई थी इनके स्टॉल में जो बुक स्टॉल लगे रहते हैं रेलवे स्टेशन पे इधर उधर लगा के रखते हैं बस स्टैंड पे तो इनके पास एक पुस्तक पाई गई थी द लेडी चैटरलीज लवर और इनको रखने और बेचने के लिए सेक्शन 292 इंडियन पेनल कोड में चार्ज किया गया था for selling and keeping the obscene book. तो ये हो गया अब मामला कौन सा पढ़ रहे हैं अजय गोस्वामी ठीक है मामला चल रहा था अजय गोस्वामी जिसमें कहा गया कि न्यूज़पेपर में एडल्ट आर्टिकल हो सकते हैं विद रेफरेंस सब्जेक्ट टू डिसेंसी एंड मोरालिटी इसमें कहा गया है कि the right of adult to entertainment within the acceptable level of the decency on the ground that it is not appropriate for children इतने बेसिस पे
newspaper can have the oral content. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से मामले लिख लिए हमने इस पे? चलिए अब लिखिएगा रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। This is case of 1950. Romesh Thapar versus State of Madras. This is case of 1950. इसमें कहा गया था कि freedom of speech and expression, the freedom of speech and expression is indispensable in a democratic society. The freedom of speech and expression is indispensable. The freedom of speech and expression is indispensable in a democratic society. Is indispensable in a democratic society. अगला वन लाइनर लिखिएगा। वन लाइनर in bank nationalization case, in bank nationalization case, वन लाइनर है in bank nationalization case it was held that article 19 article 19 article 19 article 19 is applicable, yeah, is available, not applicable. Article 19 is available to the citizens only. Article 19 is available to the citizens only. It is not available to non-citizens or corporations etc. Article 19 जो है this is not available. Article 19 जो है this is not available to non-citizens. तो याद रहे 15, 16 और 19 ये सिर्फ किसको मिलेंगे? सिटीजन्स को। नॉन सिटीजन्स को ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। एक मामला लिखेगा राधा मोहन लाल वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। नेक्स्ट लाइन में राधा मोहन लाल वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट 2003 का मामला है। राधा मोहन लाल वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट 2003 का मामला है। इसमें कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of speech and expression includes, freedom of speech and expression includes freedom of communication। याद रहे freedom of communication, देखो प्रेस हो गया, communication हो गया, ये सब याद रहे। it includes the freedom of communication and right to propagate or publish the opinion, right to propagate or publish the opinion। अगला मामला लिखिए हमदर्द दवाखाना। हमदर्द दवाखाना आगे लिखिएगा, हमदर्द दवाखाना आगे लिखिएगा कि
advertisement is the form of speech and expression. Advertisement is the form of speech and expression, and and the drugs cannot be advertised in the commercial manner. अरे ये ऐसा बोलते हैं ना, जैसे दवाई वाले कैसा चलते हैं कि अब दवाई खाइए तुरंत ठीक, जैसे वो एक एडवर्टीजमेंट देखा, वो एक लड़की आती है सेराडॉन खाती है चुटकी बजाती है और ठीक, एक लड़का बहुत सारे समोसे खाता रहता है फिर इनो खाता है और ठीक है ना, एक आता है वो पेट सफा हर रोग दफा, you must have seen that। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिकल जो प्रिपरेशन है इनको कोई मैजिकल क्लेम्स नहीं करना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हालांकि इस बात को बदल दिया गया। अब आगे लिखेगा, इन टाटा प्रेस लिमिटेड, इन टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटी एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995 का मामला है ये। हमदर्द दवाखाना 1960 का था भाई, हमदर्द दवाखाना 1960 का केस है। अब आप लिख रहे हैं टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल, एमटीएनएल दैट इज महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995। इसमें कहा गया कि commercial advertisements cannot be denied, commercial advertisement cannot be denied in the protection of article 19 clause 1, and the public had right, and the public had right to receive, the public had right to receive the commercial speech oblique advertisements, commercial speech oblique advertisements। अगला लिखिएगा, अगला मामला, अगला हेडिंग डालेगा साइड से, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक मैनर है। राइट टू वोट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। देखिए अब इस बार के सिविल जज में 12-13 केस पूछ लिए उन्होंने, तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप केस देखते रहें। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार केस ही केस आएंगे, हो सकता है एक भी ना आए, पर आ जाए तो ये ना कहना कि नहीं बताया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 का मामला है। तो इसमें बस इतना सा लिखिए, वोटर्स राइट टू नो, वोटर्स राइट टू नो अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट्स, बस वोटर्स राइट टू नो अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट। अब इसमें एक्चुअली कहा गया था, वो लिखना नहीं है आपको, कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन हर जो इलेक्टोरल कैंडिडेट है, जो नेता बनने वाले हैं, इनके राइट्स, लायबिलिटी, असेट्स। तो अब आप जानते हैं कि ये फिर विवाद हुए थे ना बीच में कि इन्होंने इतने संपत्ति, इतने करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया, इन्होंने खुलासा किया कि हम बीए पास नहीं है, इनकी डिग्री फर्जी है, वो सब इसी के बाद शुरू हुआ कि वोटर का ये राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A कि वो जाने कि वो जिस व्यक्ति को वोट दे रहा है, जो इलेक्टोरल कैंडिडेट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, एक्सेट्रा। अगला मामला देखिएगा, राइट टू ब्रॉडकास्ट और राइट टू टेलीकास्ट। इसमें लिखिएगा, सेक्रेटरी कॉमा, सेक्रेटरी कॉमा
Ministry of I and B, Ministry of I and B, Intelligence and Bureau versus Cricket Association of Bengal वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गवर्नमेंट दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो इसको मीडिया को कंट्रोल ना करे, बट गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग। तो उसमें लिखेगा कि गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, अगला लिखिएगा बंद। बंद समझते हैं? बंद ये जो वो कर देते हैं स्ट्राइक। तो इसमें लिखिएगा कि कॉलिंग फॉर बंद is not a constitutional right. Calling for band is not a constitutional right, and band do not fall within the ambit of